हमारे बॉडी में जो शुरुआती इम्यून रिस्पॉन्स देता है वो इन्नेट इम्यूनिटी होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला बैरियर क्या है? तो भाई फिजिकल बैरियर। ठीक है, क्या होगा भाई फिजिकल बैरियर? स्किन सबसे बड़ा बैरियर होता है। किसी भी इंसान, कोई भी, जैसे इंसान बर्न जब होता है, जैसे बर्निंग का केस होता है ना, जल देखे होगे आप लोग जले हुए केस। तो जलने के बाद अगर स्किन ज़्यादा बर्न हो गया है, तो जितना ज़्यादा स्किन बर्न होता है उतने ज़्यादा उसके डेथ के चांसेस होते हैं। एक्चुअल में वो पेन या स्किन जल गया उसके कारण डेथ नहीं होता है। क्या हो गया, मान के चलो भैया ये राजा का कीड़ा है, जितने ज़्यादा दीवार टूटेंगे उतना ज़्यादा इन्वेजन का खतरा रहेगा। समझ आ रहा बात? इसीलिए राजा महाराजा शुरू में अपने दीवारों को बहुत थिक बनाते थे, ऐसे नहीं अभी क्या आए थे 8 इंच 12 इंच 9 इंच, 1 फीट का भी दीवार नहीं रहता है आजकल। बेटा उस समय ना ऐसा 10-10 फीट का, 15-15 20-20 फीट का, मतलब ये जो है ना, ये दिख रहा है ये रूम, अगर ये रूम जैसे 15-20 फीट का है तो मान के चलो 15 से 20 फीट की दीवार होती थी एक, बाहर का बाउंड्री वॉल। उस पर आप ट्रैक्टर चला लोगे, इतना मोटा दीवार होता है। कभी देखना आप लोग जयपुर वगैरह जाओगे, कभी गए हो आप लोग, देखे हो कितना थिक दीवार रहता था? कैसे तोड़ेगा उसको आदमी? समझ आ रहा है? गोला बारूद भी फेंक दोगे तो भी कैसे टूटेगा? अब उस समय थोड़ी ना न्यूक्लियर बम रहता था। तो वैसे ही जब इंसान, जब बर्निंग केस होता है तो जो डेथ होता है सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्यों? कितना भी आप लपेट लो, इन्फेक्शन हवा से घुसेगा ही घुसेगा। तो वो इन्फेक्शन के कारण मेन डेथ होता है इंसान। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर। दूसरा क्या है बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? हाँ बेटा, एसिड हो गया है ना, एसिडिक कंडीशंस हो गए हमारे बॉडी का। भाई हम एक एक करके देखेंगे। तीसरा सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। चलिए, फिजिकल बैरियर में लिखेंगे स्किन, आउटर मोस्ट स्किन इज डेड, आउटर मोस्ट स्किन इज डेड, और डेड चीजों पर बैक्टीरिया या वायरस का ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, ब्रैकेट में स्ट्रेटम कॉर्नियम। ज्यादा नहीं लिखाऊंगा मैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम समझते हो? स्किन का कौन सा लेयर डेड होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पीएच ऑफ स्किन ऑल्सो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। पीएच ऑफ स्किन, स्किन थोड़ा सा, स्किन का जो सिक्रेशंस होते हैं, जैसे पसीना वगैरह जो है, कभी टेस्ट किए हो? नमकीन होता है। पूछा था मैं आप लोगों से, कई लोग टेस्ट नहीं किए आज तक, मतलब किसी को पसीना ही नहीं आया है बचपन से, मतलब ऐसा कुछ काम ही नहीं किए जिससे पसीना है ना? बहुत सारे लोग हैं ना, टेस्ट नहीं हुआ है ना आज तक पसीना कभी। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है। क्यों? आप टेस्ट क्यों पसीना? आप लोग मेहनती नहीं हो। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखेंगे सीबम ऑफ स्किन, सीबम ऑफ स्किन, सीबम, सीबम समझते हो ना? सीबम ऑफ स्किन इज ऑल्सो, sebum of skin also has antibacterial action. कई लोगों को वो सब हो जाता है स्किन स्किन में एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो क्या होता है ना कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे स्किन में, स्पेशली जो इस फेस वाला है। तो
कई बार क्या होता है थोड़ा साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन जब होता है तो जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या हो जाता है बेटा, क्लॉग हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर वहाँ पर ब्लॉक होने के बाद इन्फेक्शन वहाँ बढ़ते जाता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है ना, तो पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं। चलो देन नेक्स्ट, म्यूकोसल सरफेस। फिजिकल बैरियर में ही लिखेंगे म्यूकोसल सरफेस। म्यूकोसल सरफेस, फिजिकल बैरियर में दूसरा म्यूकोसल सरफेस। अब आपको मालूम है म्यूकोसल सरफेस कहाँ कहाँ होता है? फूड पैसेज, एयर पैसेज, ठीक है, जेनेटल पैसेज, सब में फूड एंड एयर पैसेज लाइंड बाय म्यूकोसा, फूड एयर एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी लिख लेना, फूड एयर एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट लाइंड बाय म्यूकोसा। तो म्यूकोसल सरफेस से क्या होता है बेटा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप हो जाते हैं, चिपचिपा होता है तो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो गया तो निकलेगा कैसे भाई? जैसे फॉर एग्जांपल आपको खांसी आती है, कफ निकलता है, कभी देखियो आप लोग, कभी आया है कभी? हाँ, तो ये जो कफ आता है ये म्यूकोसा बनता है। क्यों बनता है? या तो बैक्टीरिया वगैरह कुछ ज्यादा ट्रैप हो गया, या डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल ट्रैप हो गया। तो ट्रैप होगा तो क्या होगा, वो म्यूकोसा जो रहता है और ज्यादा सिक्रेशन करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी समझ जाती है कि कुछ ट्रैप हुआ है, तो और ज्यादा सिक्रेशन करेगा। ज्यादा सिक्रेशन होगा तभी बाहर आ पाएगा। अब बाहर कैसे आएगा भाई? ये तो ट्रैकिया है या ब्रोंकाई है, वहां पर ट्रैप हुआ है, तो वहां से जो हमारा वॉलेंट्री रीजन है वहां तक लाने का काम सीलिया का रहता है। तो अधिकतर जितने म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे बॉडी में, वो अधिकतर सीलिया से लाइंड होता है ना, अपन पढ़ चुके हैं सारा। तो ये सीलिया क्या करता है, उसको बाहर की तरफ लाता है ऐसा, फिर गले में आएगा, फिर आपको कुछ लगता है कुछ है रे करके फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, कायदे से स्पिट करना चाहिए, लेकिन अब कहाँ आप कुछ स्पिट करने, कहाँ स्पिट करोगे आप? सीधा स्टमक में, स्टमक में उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है? करते हैं ना ऐसे, समझ आ रहा है? कई लोग तो एकदम सर्दी का समय है, हम सभी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना। वैसे भी स्टमक में जाने के बाद सब डाइजेस्ट हो जाता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब खत्म हो जाता है। क्यों? आगे बैरियर आएगा, ठीक है? नेक्स्ट बैरियर, अब आपने सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, अब आपने गटक ही लिया तो नुकसान थोड़ी ना। स्टमक में क्या मिलेगा? एसिड, दैट इज पीएच। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है पहला पीएच ऑफ द बॉडी, पीएच ऑफ द बॉडी। तो क्या क्या होगा उसमें? एसिडिक पीएच कहां कहां मिलेगा? एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच बताओ, स्टमक, ओरल कैविटी में होता है क्या एसिडिक? सलाइवा का पीएच क्या है? 7 पॉइंट कितना? 6.8, स्लाइटली एसिडिक। तो ओरल कैविटी भी स्लाइटली एसिडिक होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, दिमाग लगाना नहीं है। बॉडी की जितनी एंट्रीज होती हैं उसमें एसिडिक पीएच होता है। बॉडी के जितने एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो एसिडिक पीएच होता है, टू रेस्ट्रिक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना? याद है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था तो भी बताया था, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया था। वजाइना का भी पीएच एसिडिक होता है, तभी तो सेमेन का पीएच अल्कलाइन होता है, टू न्यूट्रलाइज द सिक्रीशंस ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। समझ आ रहा बात? नहीं तो क्या होगा, स्पर्म की डेथ हो जाएगी। याद आ रहा है? वही सब तो है बेटा। तो एसिडिक पीएच प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, स्टमक, वजाइना,
ठीक है, ओरल कैविटी, स्टमक, वेजाइना, टू रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, टू रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा मैं, नोट्स आप लोगों को भेज दिया हूं मैं, आज नोट्स आ जाएगा, थोड़ा देर से भेजा मैं। हो गया। देन नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ द बॉडी, सिक्रेशन ऑफ द बॉडी, लाइक आई, सिक्रेशन ऑफ द बॉडी में लाइक आई, आंख से भी निकलता है आंसू, उसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, सलाइवा में भी होता है, और सीबम में भी होता है, थोड़ी देर पहले बताया, ये सब सिक्रेशन है बॉडी का। देन नेक्स्ट लिखेंगे, आई, सीबम, सलाइवा, ये सब में एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, तो आंखों में भी, आंखों की जो आंसू होती है उसमें भी लाइसोजाइम होता है। अब ऐसे नहीं कि कुछ चोट लग गया, छी सलाइवा कौन लगाएगा, है ना, ऐसे ही रोना है दर्द के कारण, ऐसा नहीं करना। सलाइवा ज्यादा अच्छा रहता है, सलाइवा में ज्यादा लाइसोजाइम होता है। कभी किया आप लोग, जैसे चोट लग गया, छिल गया, ऐसे निकाल के ऐसा, छी आप लोग पढ़े लिखे हो फिर भी ऐसा करते हो? हाँ सर करते हैं अपन तो, उसमें छी वाली क्या बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है। गाय बैल लोगों को देखे हो कभी आप लोग, कभी बोले आपसे बीटा डी, ऐसा करके आके थोड़े ना घर के सामने लग गया बीटा डी लगा दो, भाई चाटते रहते हैं वो लोग, डॉगी लोग भी छांटते रहते हैं, कोई भी जानवर को चोट लग गया तो वो लोग छांटते रहते हैं, है ना। अब थोड़े से जिसको नहीं मालूम है वो सामने देखता है, छी डर्टी एनिमल, घाव को कोई चाटता है ऐसा, छी भगाओ मम्मी इसको यहाँ से, हट। तो नहीं भैया, वो दवाई लगा रहे हैं, दवाई लगा रहे हो, नेचुरल बिटाडीन है। बिटाडीन जानते हो ना, है? गंदा सा कलर का रहता है ऐसा, उसको देख के ही ऐसा लगता है कि वही घाव है। घाव में लगाने वाला नहीं, वही घाव है लगता, मतलब वो लगा, मतलब थोड़ा सा भी लगा और आपने लगा दिया, ऐसा लगता है बहुत बड़ा घाव है, मतलब देख के सामने, अरे बाप रे, और मिटाओगे तो फिर हल्का सा बस छिला है। तो हमारी बॉडी के जितने सिक्रेशंस होते हैं उसमें आपको लाइसोजाइम मिलेगा, सलाइवा हो गया, सीबम हो गया, टीयर्स हो गए। चलो देन फीवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फीवर, सिक्रेशन के बाद फीवर। फीवर एक जबरदस्त इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब जैसे कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन जब भी बॉडी में पहुंचता है, तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो बैक्टीरिया होता है, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, समझ आ रहा है। तो ये जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है या उसका जो भी हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है वो अपनी बॉडी से, उसको हमारा ब्रेन एज अ पायरोजेनिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल का सिग्नल जैसे ही हाइपोथैलेमस को मिलता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को रीसेट कर देता है हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर क्यों करता है? एक्चुअल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारा ही बॉडी टेम्परेचर रेस करता है, कोई बीमारी के कारण टेम्परेचर रेस नहीं होता है, हमारा ही बॉडी खुद ही करता है ऐसा किसी बीमारी में। क्यों ऐसा करता है? हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है, तो टेम्परेचर हाई करने से बैक्टीरियल ग्रोथ, माइक्रोब का ग्रोथ कम होता है, कोई भी माइक्रोब हो उसका ग्रोथ कम होता है। तो इससे फायदा क्या मिलता है कि हमारे बॉडी को एक समय मिल जाता है इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को हाइपर एक्टिव करने का, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, फीवर अगर आ रहा है मतलब पक्के से इन्फेक्शन है, ये मान के चलते हैं अपन, और मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फीवर आता है। कई बार लोग सर्दी में भी एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्दी होती है वो फ्लू वायरस के कारण होता है, और वायरल इन्फेक्शन जो है उसमें बैक्टीरिया के जैसे एंटीबायोटिक खाने का रोल नहीं है जब तक फीवर ना है। अगर फीवर हो रहा है मतलब वायरस के साथ में बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है वायरस, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो अरे गरे बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट में है वो भी हमला करते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें
हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब. हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट ग्रोथ ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब. तो टेम्परेचर कौन हाई करवाता है भाई? ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस. ठीक है, याद रखना. देन नेक्स्ट, सेलुलार बैरियर. सेलुलार बैरियर जो है, सेलुलार बैरियर मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल को मैंने एक और नाम बताया था, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल. याद आ रहा है? ठीक है, ये दोनों के दोनों किस टाइप के सेल होते हैं? फेगोसाइटिक सेल होते हैं. ठीक है, लिख लेना. मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल and monocyte and neutrophil are phagocytic cells. They are phagocytic cells. अब फैगोसाइटोसिस का मतलब पता है आप लोगों को? ठीक है. एंड एक होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल. नॉन फैगोसाइटिक सेल दैट इज एनके सेल. एनके क्या है? नरेंद्र कुमार, नेचुरल किलर. नेचुरल किलर सेल. ये सब क्या करते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस मतलब सीधा खा जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं और उसको मार देते हैं, है ना. तो मोनोसाइट एंड पीएमएनएल या न्यूट्रोफिल, दे आर फैगोसाइटिक सेल. ये नॉन फैगोसाइटिक सेल है, मतलब ये मारता तो है लेकिन खाता नहीं. ठीक है, तो कैसे कैसे करता है? ये क्या करता है, जैसे कोई माइक्रोब है, ये बैक्टीरिया, ये क्या करता है, उसके ऊपर आता है और उसको ऐसा मान लीजिए जैसे फोड़ के चला जाता है. फोड़ के मतलब ऐसा फोड़ना नहीं है, ठीक है. क्या करता है, ये सेल में छोटा सा छेद कर देता है. छेद कर देगा तो क्या होगा? ब्लड में है ये भाई, ये सब कहाँ है? ये ब्लड में है ना. ये तो इनके सेल भी ब्लड में होता है. तो जैसे ही वो छेद कर देगा माइक्रोब को, बैक्टीरिया को, तो ब्लड में जितना फ्लूइड है, वाटर है, वो एंटर करेगा, है ना. एंडोऑस्मोसिस होगा. जैसे पानी अंदर जाएगा, बैक्टीरिया अपने आप फट जाएगा. ऑटोमेटिक बॉम्ब लगा के निकल जाता है. जाता है, ड्रिल किया, नेक्स्ट, ड्रिल किया, नेक्स्ट. समझ आ रहा बात? तो ऐसे ये मारता है, तो उसको खाता नहीं है. ये क्या करते हैं, आया सीधा अंदर, डाइजेस्ट. समझ आ रहा बात? तो अभी हम लोग कहाँ है भाई? अभी हम लोग इम्यूनिटी इम्यूनिटी में ही चल रहे हैं. समझ रहे हो? इतना सारा काम हो रहा है बॉडी में. अभी तो कटप्पा बाहुबली तो बहुत दूर की बात है, वो लोग तो अभी बैठे हैं आराम से. यही लोग पहले संभाल ले रहे हैं. क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए. फैगोसाइटोसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको अपन देखते हैं. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? पुराने क्वेश्चन से मिल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ स्टेप्स बता दे रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहां पर क्या है बेटा? माइक्रोब है. यहां पर कोई माइक्रोब है. ठीक है, बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को ये वाला फैगोसाइटोसिस, नहीं बताया हूं? देखो ये ब्लड स्ट्रीम है बेटा. अब मान के चलो कि ये टिश्यू है, टिश्यू के पास में ऐसा, ये टिश्यू के पास में ऐसा माइक्रोब है, ये ब्लड वेसल है. अब यहाँ से हमको क्या निकालना है भैया? डब्ल्यूबीसी को निकालना है, ताकि इस माइक्रोब को खत्म कर सके या फैगोसाइटोसिस कर सके. ठीक है, तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा भाई? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. किसी भी नदी में आप जब बहाव ज्यादा होता है तो आप किनारे पे कूद के नहीं जा सकते. समझ आ रहा है बात? पहली बात तो नाव ही किनारे पे नहीं जाएगा तेज बहाव में, है ना. इतना तेज बहाव चल रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ता है? दो तरीका है. या तो पानी के बहाव को कम कर दो, या तो जो कैनाल है जिसमें जा रहा है, नदी है, उसका एरिया को ब्रॉड कर दो. तो एरिया ब्रॉड होगा तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा पानी का. समझ आ रहा? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया बढ़ा दो, पानी का प्रेशर कम हो जाएगा.
तो वैसे ही बॉडी करती है। बॉडी क्या करती है? बॉडी क्या करती है? ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा देता है। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? वैसो डायलेशन। तो वैसो डायलेशन करने से क्या होगा? जो ब्लड का प्रेशर था वो स्लो हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो WBCs होते हैं, जो WBCs होते हैं वो किनारे पे आ जाते हैं। किनारे पे आने के बाद WBCs जो होते हैं बेटा, ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। स्पेशली जो फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटिक सेल अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने फेगोसाइटिक सेल हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अगर कोई एकदम ऐसा फैला हुआ है तो ऐसा होकर के भी आराम से, ऐसा समझ आ रहा है, यहां से ये निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है फेगोसाइटोसिस का, वो क्या है बेटा? वैसोडाइलेशन। अब बाहर निकल गया, बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। ये बाहर निकल गया WBC। बाहर निकलने के बाद कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। मतलब इसको केमिकल्स, क्योंकि कोई भी माइक्रोब है ना बेटा, वो माइक्रोब केमिकल रिलीज करता है। तो उस केमिकल को सूंघते सूंघते, सूंघते मतलब ऐसे नाक वाक से नहीं, मतलब उस केमिकल को डिटेक्ट करते हुए WBC यहाँ तक आ जाता है और इसको क्या करता है? ऐसा फेगोसाइटोसिस स्टार्ट करके फेगोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है। ठीक है। तो वैसोडाइलेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है एडहेशन। एडहेशन में क्या होगा? ये आके यहाँ पर ब्लड वेसल की वॉल में चिपक जाएगा। देन तीसरा बाहर निकलेगा, डायापेडेसिस। डायापेडेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है। देन चौथा क्या है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है। पांचवा फेगोसाइटोसिस। पांचवा, ये आ गया बेटा। अब ये क्या कर रहा है? खा रहा है उसको। दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो यहां तो एक क्लियर हो गया कि फेगोसाइटोसिस कैसे होता है, ब्लड वेसल से कोई माइक्रोब कैसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए। देन सेलुलर बैरियर हो गया, हटा दो इसको। सेलुलर बैरियर में हो गया। देन उसके बाद क्या आता है बेटा? साइटोकाइन बैरियर। इसमें लिखेंगे साइटोकाइन बैरियर में, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। ये आता है, इंटरफेरॉन बहुत आता है बेटा, आप पैदा नहीं हुए थे तब से आ रहा है इंटरफेरॉन्स के बारे में। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो साइटोकाइन बैरियर का मेन काम क्या है? प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज में जाओगे, वाइवा होता है आप लोगों के स्कूल में, तो वाइवा में आप लोग देखोगे दो टाइप के लोग होते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक एक ऐसा प्रवृत्ति का आदमी होता है जो सब कुछ बताता है। अभी तेरे को पता है, ये पूछा, ये पढ़ ले भाई, तू ये पढ़ ले। मतलब ठीक है, उसका भला हुआ नहीं हुआ, सबका भला करेगा। आके आपको बकायदा बताएगा, देखिए ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तू ये पढ़ ले, तू वो भी पढ़ ले। ठीक है। और एक थोड़े से थोड़ा विपरीत परिस्थिति का, मतलब विपरीत दिमाग का एक इंसान होता है, वो आके वो बताएगा जो आप उससे पूछा गया था। ऐसा नहीं है, वो ही बताएगा जो उससे नहीं पूछा गया था। वो बोलेगा तू ये पढ़ ले, या बोलेगा कुछ याद ही नहीं है बे, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या क्या पूछे, शायद ये कुछ पूछे थे यार, और मेरे को तो कुछ नहीं पता था तो मैं आंसर नहीं दे। भले वहां पर पूरा राम कथा सुना के आया होंगे। ठीक है, वाइवा अच्छा होगा। जैसे कॉलेज में भी ऐसे ही होता है ना, वाइवा होते हैं ऐसे कई बार, होता है ना, नहीं बताते हैं, सच सच नहीं बताते हैं, है ना, है ना। ये इंसान ही ऐसा करता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो माला मैं आंसर नहीं दिया हूं, चलो तुम भी नहीं दोगे, हम गलत बताएंगे तुमको, ताकि तुम भी वहां जाकर गलत बताओ। समझ आ रहा बात? ऐसा होता है ज्यादातर इंसानों में, बट हमारे बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता। अब जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये कुछ सेल्स हैं, अब इसके अंदर वायरस घुस गया, इसके अंदर वायरस घुस गया। वायरस नहीं घुसता है, उसका जेनेटिक मटेरियल घुसता है।
अब एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस घुसा, मतलब कुल मिलाकर के वायरस की एंट्री हो गई है और वायरस उस सेल पे कब्जा कर लिया है। तो जैसे ही सेल को मालूम चलता है यार मैं तो गया भैया अब, ठीक है, तो वो क्या करता है, बाकी मेरे भाई बंधु लोग हैं उनको कुछ ना हो, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। वो जो केमिकल एक प्रकार का क्या होता है बेटा, सायरन के जैसा होता है। वो सारे आसपास के टिश्यूज को अलर्ट कर देता है कि वायरस का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, सब अपने आप को बचाओ। तो देखो वायरस जब भी इन्फेक्ट करता है ना तो सेल तो मरता है लेकिन बॉडी को भी नुकसान होता है। कैसे? क्योंकि बहुत सारा वायरस होगा तो टिश्यू पूरा बर्बाद करेगा, टिश्यू बर्बाद करेगा तो वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऑर्गन डैमेज ना हो इसीलिए सभी लोग एक ग्रुप में काम करते हैं कि जैसे कुछ सेल अगर इन्फेक्ट हो गए तो वो ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं कि बाकी सेल के अंदर अगर वायरस जाए भी तो वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए। भाई कोई भी वायरस वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता कब है, जब हमारे सेल में वो अपना ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई होता है। भाई अपना जेनेटिक मटेरियल को हमारे सेल में जोड़ लिया, जोड़ने के बाद अपने जैसे बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करता है, तो उसके जैसे वायरस बाकी दूसरे टिश्यू को इन्फेक्ट करेंगे और उस टिश्यू में अपने जैसे बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करेगा। वायरस ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर सेल जैसे भाई सेल को मालूम है कि मेरे अंदर वायरस आने वाला है, पहले से उसको सिग्नल मिल गया है वायरस आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना ट्रांसलेटरी मैकेनिज्म को बंद करके बैठ जाएगा। आजा बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरे भाई बंधु तो बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सेल को बर्बाद करके 50 वायरस बना, हर एक में 10। अब ये 50 दूसरे 50 सेल को इन्फेक्ट करेंगे और 500 बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा फॉर एग्जांपल, वैसे तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो 50 सेल बर्बाद हो भी गया मान के चलो, या 5 सेल बर्बाद हो भी गए, ठीक है, तो अभी जो 50 सेल इन्फेक्ट होगा वो भी बर्बाद होगा, लेकिन नेक्स्ट 500 सेल बर्बाद नहीं होगा। कैसे? वायरस ने एक को इन्फेक्ट किया, समझ आ रहा है, इससे बहुत सारे वायरस निकले, अब वो जाएगा इधर इधर इधर, यहां जाएगा वायरस, यहां जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 400 सेल को बर्बाद नहीं कर पाएगा। कैसे? वायरस घुस तो जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगा? क्योंकि ये सेल अपना ट्रांसलेटरी मैकेनिज्म को टोटली ब्लॉक कर देता है। ऑटो ब्लॉकिंग होती है सेल में जब भी ऐसा होता है, तो क्या करता है सेल, ऑटो ब्लॉक कर देता है ट्रांसलेटरी मैकेनिज्म को। अब वायरस जुड़ भी गया, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ भी गया, तो भी वो अपने जैसा जेनेटिक मटेरियल नहीं बना पाएगा, ठीक है, और अपना प्रोटीन कोड बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि एंजाइम चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। समझ आ रहा बात? कुछ भी नहीं बना पाएगा। तो वायरस तो है इसमें। अब आप बोलोगे सर ये तो बेचारा, ये सेल तो गया ना, ये तो इन्फेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब सिग्नल भेजता है ना बेटा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी सिग्नल भेजता है। तो जो फेगोसाइटिक सेल है उनको ये पता चल जाता है कि दिस सेल्स आर वायरस से इन्फेक्टेड, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये बलिदान है इनका। कैसे बलिदान है? मेरे अंदर वायरस है, ठीक है, मेरे को खा जाओ और मार डालो, मेरे साथ साथ मेरे अंदर का वायरस भी खत्म हो जाएगा। तो जितने फेगोसाइटिक सेल हैं वो आकर के क्या करते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल को वायरस के साथ ही खा के खत्म कर देते हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी में वायरस का ग्रोथ रुकता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्यून रेस्पॉन्स है। ठीक, समझ आ रहा है? चलो तो नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? हो गया? इन्फ्लामेटरी बैरियर लिखेंगे बेटा, इन्फ्लामेटरी बैरियर या व्हाट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 4 स्टेप होते हैं, क्या क्या 4 सिम्टम्स होते हैं।
क्या क्या 4 सिम्टम्स होते हैं? रेडनेस, फर्स्ट रेडनेस, सेकंड स्वेलिंग, थर्ड इंक्रीज्ड टेम्परेचर, चौथा पेन, लास्ट में पेन होता है। जैसे आप लोग कभी टकरा वकरा गए हो, लग गया मुंडी, लग गया, तो पहले वहां लाल पड़ता है। कभी ऐसे क्या, ऐसे मोबाइल पकड़े हैं, ऐसे जा गए, टकरा गए, कभी हुआ होगा दीवार विवाल में कभी, या कहीं भी ऐसा टकरा गए, पता पड़ा ऐसे झुक के जाना था, मोबाइल देखते जा रहे हैं, जोर से जा रहे हैं भाई, फिर जैसे ही हटाए तो देखे थोड़ा सा लाल काला पड़ गया, होता है ना ऐसा। तो ये पड़ गया, इसका मतलब वहां का अंदर का ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है, ब्लड बाहर, ठीक है। तो क्या हुआ? रेडनेस। उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में क्या होता है? अब ब्लड वेसल फट गया है, वहां पर सारा जो ब्लड का पार्ट बाहर निकल गया है, अब उसको सफाई करना है, तो क्या होगा? ब्लड वेसल डायलेट होगा और वहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा और डब्ल्यूबीसी बाहर निकलेगा। तो क्या होता है? ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकलने के कारण ये पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग आती है। क्यों स्वेलिंग आती है? ब्लड वेसल डायलेट हुआ और फ्लूइड बाहर निकल गया, तो स्वेलिंग आती है। समझ आ रहा बात? थोड़े देर बाद क्या होगा बेटा? वहां पर टेम्परेचर रेज हो जाता है। अगर आप कभी देखना, किसी को लगा होगा ना, अगर ताजा ताजा लगा होगा, तो वहां पर ना क्या करना, ऐसे छू के देखना, और उसके बाकी जगह कुछ ऐसे छू के देखना। यहाँ पर का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और यहाँ पर एकदम सूजन आ गया, सूजन आ गया है, तो नीचे के जितने पेन रिसेप्टार्स हैं वो कंप्रेस होगा, प्रेशर आएगा उस पर, तो पेन चालू होता है। फिर देखो ना, सूजन आ जाता है, दर्द होता है, छुमत 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 उसका करते हैं ना ऐसा, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया ये। देन उसके बाद क्लियर है ये थोड़ा सा इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी से आजकल क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज। अब अपन क्या देखेंगे बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना सब करने के बाद अब बॉडी में एंटर कर ही गया है अब, ठीक है। तो अब थोड़ा बाहुबली लोगों को आना पड़ेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसको क्या बोलते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लिख लिए रहिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं इसको? कौन बताएगा? हर एक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक अलग से एंटीबॉडी बनेगा, लिम्फोसाइट बनेगा, समझ आ रहा है? कोरोना के लिए अलग से एंटीबॉडी बनेगा। तो ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होता है, पहले से पढ़ा हुआ नहीं है ना, ये तो डेवलप होता है। अभी हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी में देखें, ये सबके लिए कॉमन है ना, किसी को भी माँ किसी को मौसी वाला काम ही नहीं है यहाँ पर। इन्नेट इम्यूनिटी सबको एक जैसा ट्रीट करता है, समझ आ रहा बात? ठीक है, लेकिन ये हर एक के लिए डेवलप होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर इन्नेट इम्यूनिटी से बच के अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ही बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अभी सर्दी बुखार हो गया, ऐसे भगवान ना करे, मतलब बता रहा हूं, जैसे किसी को हो जाता है, आपको नहीं, किसी को जैसे हो जाता है, तो ये जो सर्दी बुखार हुआ, मतलब भैया वायरल इन्फेक्शन तो है ही, साथ में बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो गया, तो हाई फीवर आता है, कई बार फीवर आता है, ठीक है। तो अब अपन जाते हैं कहाँ पर? डॉक्टर के पास। तो होता ये है कि अपन दवाई लेते हैं, तो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब के ग्रोथ को रोकने के लिए होता है, बैक्टीरिया स्पेशली बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दवाई खाने से सब माइक्रोब मर रहे हैं, माइक्रोब को मारता नहीं है, माइक्रोब के ग्रोथ को रोकता है। क्यों? क्योंकि इस दरमियान हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे धीरे। कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। हमको सर्दी क्यों हुआ, बुखार क्यों हुआ? क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी को वो क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कर रहा था? भजिया तल रहा था? नहीं, वो स्टार्ट कर दिया है काम भाई। अब सीधी सी बात है, अब महल तक कोई पहुंच ही गया है, तो अब सेना वैना तैयार करने में समय लगेगा, समय लगेगा ना।
ठीक है, तो वो समय जब तक लगता है तब तक कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। अब हम गए डॉक्टर के पास, तो अब क्या हुआ, जो दवाई है वो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को और ज्यादा होने से सिर्फ रोकने की दवाई होती है। समझ आया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने की दवाई होती है, लेकिन बैक्टीरिया को मारता कौन है, हमारा ही इम्यून सिस्टम। समझ आ रहा है, हमारा ही इम्यून सिस्टम मारता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम दो टाइप का इम्यूनिटी देखते हैं। समझ आ रहा है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हर एक के लिए स्पेसिफिक बनता है, कॉमन नहीं होता है। ऐसे नहीं कि बेटा समोसा है तला हुआ, कोई आया भैया नाश्ता तो ए ले ले ले, ऐसा नहीं होता। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि डोसा सब्जी सब बना के रखे, नहीं, आप जाओगे आप ऑर्डर करोगे भैया नूडल चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना है वहां पर फ्रिज में रखा रुखाया होगा ये लोग खा लो मैडम, नहीं देते ना, बना के स्पेसिफिकली सबके लिए मिलता है। वैसे ही ये स्पेसिफिक होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है, डाइवर्सिफाइड होता है, ये काफी डाइवर्सिटी होती है इसके में। डाइवर्सिटी क्यों होती है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोब से लड़ने में सक्षम होता है, इसलिए इसमें डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, समझ आ रहा है। एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब ये पहचानता है कौन अपना है कौन पराया है, अपना पराया को पहचानता है ना, इंसानों जैसा नहीं है ये, देख के भी ऐसा नहीं पहचानते, बोल देते हैं, होता है ना ऐसा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की इम्यूनिटी से बनता है, क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, AMI, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ब्रैकेट में CMI। ठीक है, हो गया। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या क्या आएगा, हाँ बेटा, बी लिम्फोसाइट, लिख लिया ना, इसमें किसका रोल रहता है, बी लिम्फोसाइट का, और उसमें टी लिम्फोसाइट। दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है बेटा, मेमोरी बी सेल, और किसमें बनता है, प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है किसके द्वारा होता है, टी लिम्फोसाइट। इसका नाम टी और बी क्यों है, बता चुका हूं। ये दोनों के दोनों कहां बनते हैं, ये दोनों क्या है बेटा, लिम्फोसाइट है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, लिम्फोसाइट है। एक बोन मैरो में ही पैदा हुआ वहीं पला बढ़ा तो वो बी लिम्फोसाइट, और एक थाइमस में जाकर के मैच्योर हुआ तो टी लिम्फोसाइट। ठीक है चलिए, तो टी लिम्फोसाइट के भी कुछ टाइप होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी एंड टी सप्रेसर। ठीक है, टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी एंड टी सप्रेसर। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज टी हेल्पर। टी हेल्पर को CD4 सेल भी बोलते हैं, और टी किलर को CD8 सेल भी बोलते हैं।
T helper is very important key cell. It is very important key cell for entire acquired immunity. पूरा का पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो उसका ये एक की होता है, एक चाबी है, समझ जाओ। ठीक है, कैसे? अब देखो बेटा, तो होता ये है कि कई लोग थोड़े से जासूस होते हैं, जासूस होते हैं महल में। जैसे ही उसको लगता है ये गड़बड़ है तो वो सबको इन्फॉर्म करता है, सुनो ऐसा हो गया, सुनो वैसा हो गया। तो वैसी टाइप का होता है बेटा कि टी हेल्पर जैसे ही कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो टी हेल्पर उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है। समझ आ रहा है? टी हेल्पर उसको बहुत बहुत मतलब मान के चलो कि बहुत फास्ट रिकॉग्निशन होता है टी हेल्पर में। तो टी हेल्पर जैसे ही रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो अपना महल का नहीं है, ये मतलब ये अपने बॉडी का नहीं है, ये कोई पैथोजन है, कोई खतरा है ये, तो ये क्या करता है, एक मैसेज भेजता है प्लाज्मा वेसल, दैट इज बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को एक मैसेज भेजेगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स भेजता है, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, मतलब सेना तैयार होगी। और एक दूसरा मैसेज भेजता है क्या, टी किलर सेल को, ताकि टी किलर सेल्स मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, टी किलर मल्टीप्लाई हो सके। अब टी हेल्पर, टी किलर और बी लिम्फोसाइट दोनों का क्या क्या काम है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल ये कोई माइक्रोब है, ये कोई माइक्रोब है, ये कोई माइक्रोब है। ठीक है, तो ये जो टी हेल्पर है इसने इसको देख लिया, देखने के बाद ऐसे नहीं वो जाके उसको पकड़ लेगा, नहीं, ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा। तो सिग्नल भेजेगा तो क्या होगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज आएंगे। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करेगा बेटा, इसको आके इसको पकड़ लेगा, ध्यान से देखते जाओ, ये आके इसको ऐसा पकड़ लेगा। पकड़ लेगा तो क्या होगा भाई, ये इसको ऐसा पकड़ लिया माइक्रोब को। ठीक है, ये माइक्रोब को उसने ऐसा दबोच लिया। भाई एक चीज बताओ, अगर कोई बाहर कोई चोरी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो पुलिस क्या करती है, पकड़ती है ना। पुलिस, पुलिस का काम वही है, वो मारती वो अलग चीज है वो उसका काम नहीं है एक्चुअल में, फिर भी उसको ठोकते हैं, वो एक अलग चीज है, कुटाई होती है वो एक अलग चीज है। बट एक्चुअल में पुलिस का काम क्या होता है, टू अरेस्ट द विक्टिम, जो भी है उसको पकड़ना है। समझ आ रहा, सजा देना उसका काम नहीं है। तो अब सजा कौन देगा भाई, भाई जज लोग देंगे। समझ आ रहा है, जो उसको मारना है, हैंग टिल डेथ, पेन तोड़ दिए। ठीक है, तो ये सारा काम दूसरे सिस्टम का होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ऐसा पकड़ लेते हैं, अब तू कहीं नहीं जाएगा बेटा, पकड़ लिए। अब उसी समय इसने हेल्पर ने किलर को भी बता दिया है। किलर का दिमाग खराब ऐसे ही है, साला कौन है, बाहुबली। किलर एक्चुअल में बाहुबली होता है, समझ आ रहा है। तो अगर बाहुबली ऐसे थोड़ी ना किसी भी देख के मार कूट रहा है, नहीं, उसको एक प्रॉपर सिग्नल मिलेगा। तो कहां से मिलेगा, जिस एंटीबॉडी ने पकड़ा है वो सारे एंटीबॉडी सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, मैं पकड़ा, चिल्लाते हैं ना पुलिस वाले, अरे अरे चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर, तो भीड़ आ जाती है। ठीक है, तो एक जन एक और कई लोग थोड़े से दबंग टाइप के आदमी आते हैं, गाड़ी सुधरे, साला चोर है यार, मारना चालू, चोरी करता है। कई लोग बहुत गुस्से में रहते हैं ना पब्लिक में से, कुछ लोग एकदम बौखलाए रहते हैं, घर से बीवी भगाई होगी उसको मार कूट के। ठीक है, सारा किसके ऊपर गुस्सा उतारूं, घर में तो कुछ नहीं बोल सकते। जो मिला, अच्छा चोर ही है, अच्छा चोर है ये, अब तो भैया गुस्सा इसी पे उतारा जाए। तो खूब कुटाई उटाई करता है, पुलिस वाले भी अगर आया, भाग बे तू यहाँ, यार मेरे को मारने, चोरी करता है ये। तो भैया आप कौन हो, आपके यहाँ चोरी हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ चोरी नहीं हुआ है, मेरे यहाँ ये कर सकता है, इसलिए मैं उसको मार रहा हूँ। तो ये जो टी किलर है ये आकर के क्या करता है बेटा, जो टी किलर होता है ये आकर के इसको किल कर देता है। समझ आ रहा है, ये इसको खत्म कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय, मतलब फाड़ देता है सीधा, ऐसे देखो ना पनीर टिक्का वाला तो वैसे ही ये टी किलर उसको खत्म कर देता है। तो अगर आप देखे होंगे रामायण का एक वो होता है ना, एक रामायण की एक कहानी है, महाभारत की एक कहानी है। इस इस कहानी को लिखने वाले कभी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किए। सही बोल रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना कि वहां जाके सब देख रहे हैं, हाँ कोई आ रहा है तो ले ले तलवार, नहीं। किसने लिखा है महाभारत, किसने लिखा है, वाल्मीकि तो रामायण, हाँ, किसने लिखा है, वेद व्यास।
वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास के बारे में कहानी पता है ना? नहीं मालूम है? चलो छोड़ दो फिर उस कहानी को, सीधा लंबा जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने, है ना, क्या लिखा, महाभारत और रामायण लिखा है, बट वो उस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। वो देखें विजुअलाइजेशन इफेक्ट था, ठीक है, सब अंतर्यामी थे, ठीक है। तो अभी एक और महाराज है ना, अंतर्यामी है, बोलते हैं कोई चिट्ठी छोड़ दो अपने दुख की, है ना, और वो बता देंगे कि आप आपको ये प्रॉब्लम है। फिर वैसे लिखते हैं शकल देख के, आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा आपका नाम ये है, आपने ऐसा किया, आप ये चाहते हो, देखो सही बात है, सही है, देखो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, हाँ देखो, हाँ बोल दी, देखो मैं कुछ लिखा नहीं फिर भी समझ गई है ठीक है, आने वाले हैं अभी। हाँ यही, हाँ, हाँ देखिए उनका वीडियो में देखा हूँ, इस टाइप का करते हैं। सभी सभी बाबा लोगों का ना एक अलग अलग तरीका होता है, मतलब मतलब अपना उपलब्धि बताने का। तो उनकी उपलब्धि वो है, वो अंतर्यामी है। आप लोग देखो अभी आ रहे हैं अभी, है ना, मेरे घर के पास में ही है। तो अगर आप लोगों को अपना भविष्य जानना है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप वहीं जाकर पूछ लेना चिट्ठी लिख के। आप जाओगे? ये जाऊंगी बोल रही है बेटा कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता, कोई भी किसी का भविष्य नहीं बता सकता, समझ आ रहा है अरे एक वो थे ना, एक महान ज्ञाता, जो इन्होंने कुछ फेमस बुक लिखी, जिसको बोला जाता था कि जिस डंगाल पे बैठ के वो काट रहे थे, कालिदास। कालिदास की रचना क्या है कालिदास? देखो एक बार नेट में, मैं भी भूल गया हूँ। कालिदास जी के बारे में देखो, कालिदास नहीं मालूम है आप लोगों को? मालूम है? महान है कि मूर्ख है? मूर्ख लोगों का नाम आप थोड़ा जानते हैं, महान लोगों का ही नाम याद रहता है लोगों को, सारी दुनिया को। समझ आ रहा है? इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। कालिदास जी बहुत ही महान रचयिता थे। क्या लिखे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखी हैं उन्होंने, समझ आ रहा है? लेकिन वो बहुत ही मूर्ख थे एक समय पे। मतलब ऐसा कहावत है कि बोला जाता है कि एक बार उनको बोला लकड़ी लाने के लिए, तो वो उसी डंगाल को काट रहे थे जिस पे वो बैठे थे, ठीक है। तो किसी ने जाते समय उनको एकदम उसके दिल को ठेस पहुंचा दी। कोई स्त्री थी, वेस्ली, उसने बोला है, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तू जिस डंगाल में बैठा उसी को काट रहा है, तेरे जैसा तो मूर्ख मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। तो वो एक जो बहुत सारे जो ग्रंथ होते थे उसको लेकर के वो घूम रहा था, इससे मेरे को ज्ञान मिलेगा। बट अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका दिमाग में चेंजेस आया, और वो एक महान रचयिता बने। तो उन सामने से देख के कोई थोड़ी ना बोल सकता है कि ये क्या होने वाले हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में। तो कोई किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कई लोग स्कूल में बहुत होशियार होते हैं, आगे चल के एकदम चरस वरस गांजा मारते रहते हैं। हाँ सही बात है ये, ठीक है, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं होता है। और या कई अच्छे जो स्कूल में टॉप किए हैं, आगे चल के कोई बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं। कई लोग जो थोड़ा एवरेज रहे हैं या बिलो एवरेज भी रहे हैं, वो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आपको बता रहा हूँ, रायपुर में जो मैक्सिमम जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो सब एवरेज स्टूडेंट रहे हैं स्कूल लाइफ में। वैसे टॉपर 95% वाले नहीं है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आप लोग, इवन कॉलेज में भी नहीं रहे हैं। मैं ऐसा नाम नहीं बताऊंगा, कई लोग सप्लीमेंट्री भी आए हैं करके, ठीक है, ऐसा तो ठीक नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि कौन क्या कर सकता है आगे लाइफ में। तो ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं, मतलब जैसे अभी इस साल जो सेलेक्ट हुए एक दो बच्चे, उनका प्रिडिक्शन अधिकतर लोगों ने कर दिया था कि नहीं होगा भैया, 2 साल पहले की बात है, नहीं होगा, प्रिडिक्शन था कि नहीं होगा, हो गया सिलेक्शन, ठीक है।
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। मतलब गलत चीज़ों के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, सही चीज़ों के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। मतलब आप नहीं बता सकते कि ये इंसान आगे क्या कर सकता है, ठीक है। अब्दुल कलाम के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इतना गरीब आदमी जो है एक दिन प्रेसिडेंट बनेगा, इतना महान व्यक्ति बने, किसी को नहीं मालूम था, बने बट, ठीक है। तो ये जो आबा बाबा ये सब जब ये सब करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि वो उनको बेवकूफ़ बना रहा है, उसलिए दुख नहीं होता है। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इसलिए दुख होता है, बड़ी आसानी से। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो खुद एक दुख है। क्यों? सबसे बड़ा कारण खुद एक दुख है। क्यों? इस दुनिया में 99% से ज़्यादा लोग दुखी हैं किसी न किसी वजह से। आप में से बहुत सारे लोग दुखी हैं। किसी को कुछ का दुख है, किसी को कुछ का दुख है, किसी के पास जूते नहीं है तो भी उसको दुख है, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है। हाँ, एक दुख, मतलब किसी को किसी न किसी तरीके से दुख है। किसी को पैसे का है, तो किसी को शारीरिक है, तो कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई चाहता है पढ़ना बट नहीं कर पा रहे हैं अपनी आदतों के कारण, अपने नेचर के कारण, ठीक है, तो दुख हो रहे हैं। कोई उनको बाहर से दुखी कर रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वो सबसे ज़्यादा बड़ा दुख है आज के टाइम पे यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। कोई कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए। लीव लीव मी अलोन, बस बोल दिए तो वो खुद ही अलोन बैठे हैं। किसी ने अरे भाई उसको छोड़ने बोल रहा है ना अकेले, वो खुद को अकेले छोड़ने बोल रहा है, आप क्यों अकेले बैठ रहे हो? छोड़ दो और निकल जाओ। ऐसा ही होता है ना, लीव मी अलोन, वो खुद ही जाके अलोन। अरे भाई इंग्लिश नहीं आती तो पूछ लो लीव मी अलोन का मतलब क्या है। उसने बोला लीव मी अलोन, मतलब खुद को अकेले छोड़ने बोला। आपको अकेले बैठने कोने में थोड़ी ना बोला है, आप जाके अकेले बैठे हो, लीव मी अलोन बोल दिए। ऐसे ही होता है ना। तो ये भी एक बड़ा दुख है। तो किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। मैक्सिमम लोग दुखी हैं इस दुनिया में, तो इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। क्योंकि जब भी कोई दुखी होता है उसको किसी न किसी का कंधा चाहिए रहता है, फिजिकल या इमोशनल या स्पिरिचुअल। तो ये जो ढोंगी लोग हैं, ये लोग स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कंधा देते हैं, फिजिकल कंधा नहीं देते हैं। समझ आ रहा है? और इनका फायदा ये लोग उठाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग ढोंगी हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं कुछ बोला हूँ, ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा काम करते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो हैं वो ढोंगी होते हैं, मेरा जो मानना है। आपको उनसे क्या चाहिए, आप वो चीज सीखो। मतलब आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मेरे को उनसे इतना ही ज्ञान चाहिए, बाकी का ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है। चूरन मिला के खाओ तो समोसा में लाल चटनी के बदले हरा चटनी लो। मतलब ये निर्मल बाबा एक समय भयंकर फेमस थे, आस्था ही चैनल वाले फेमस बनाए थे उनको। कौन बनाया था? जी टीवी वाले थोड़ा दिखाएंगे, आस्था ही चैनल वाले दिखाते थे ना। तो आस्था चैनल में मतलब आस्था, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आस्था जो होती है वो एक्स्ट्रा दुखी लोग दिखाते हैं। तो एक्स्ट्रा जो दुखी लोग होते हैं वो लोग आस्था ही देखते रहते हैं, ज्यादातर, नॉट ऑल। कुछ लोग को सब सुखी हैं तो वो सुख को कंटिन्यू रखने के लिए आस्था रखते हैं कुछ लोग, कि भाई हमारा जो सुख है वो कंटिन्यू। बट इस दुनिया में कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं हो सकता, हमेशा ब्रेकेज सिस्टम होता ही है, ठीक है। और अब उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं, तुम्हारा ये है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। मेरा दिमाग खराब हो जाता है देख के। मैक्सिमम लोग तो उन्हीं के आदमी होते हैं, मैं आपको एकदम 100% बता रहा हूँ, उन्हीं के आदमी होते हैं, ठीक है। वो जाके बोलते हैं बाबा जी ऐसा है, तो देखो तुम्हारा ऐसा है बेटा, ऐसा तुम्हारा ऐसा है, हाँ 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 ठीक। ऐसे 4 लोगों को खरीदना कोई बड़ी बात है क्या? आप महीने का 40 लाख रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए दे दो इन लोगों को ये सब ड्रामा करने के लिए, बहुत सारे मिल जाते हैं, 100 है ना, 500-500 रुपए में काम करने के। तो ऐसा रहता है। तो दुखी आत्माओं, मतलब इंसान जब दुखी होता है तो वो कुछ ना कुछ स्टेप का करता ही है ताकि उसको सपोर्ट मिले, और इसी के लिए भगवान की उत्पत्ति हुई है। तब एक्चुअल में हम भगवान जो है वो इसीलिए, हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, आप कभी जैसे इस्कॉन वगैरह हो गए, इस्कॉन तो अभी न्यू ट्रेडिशन में है,
बट पुराने ज़माने की जितनी मूर्तियाँ हैं, आप जाना बेटा, ठीक है, और उन मूर्तियों को देखना। कई मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी दुर्लभ होती हैं कि आपका ध्यान एकटक हो जाएगा, ठीक है। मंदिर में साफ सफाई रखा जाता है, सुगंधित रखा जाता है, चप्पल जूता बाहर रखा जाता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि आप सारी मुसीबतें बाहर छोड़ के आओ और उस मंदिर में, गुरुद्वारे की भी बात करूँगा, चर्च की भी बात करूँगा, मज़ार की भी बात करूँगा, जो भी आपका भगवान का द्वार है, वहाँ जाने के बाद आप अपने दुख को मन से समर्पित कर सकते हो और उनको जा कर के अपने दुख को वहाँ छोड़ के आ सकते हो। भगवान तो यहाँ पर भी है, हर एक कण कण में है, ठीक है। तो हम जाते क्यों हैं? सिर्फ फील करने के लिए और हमारे इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, बस यही होता है। तो आप भी जैसे दुखी हो ना, तो ऐसे जबरदस्ती का ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है। कोई भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आप जा, जिसको भी भगवान को मानते हो, इवन आप नहीं भी जाना चाहते हो तो अपने घर में आपके भगवान का जो भी स्थान है, वहां जा करके 5 मिनट बस भगवान की मूर्ति के सामने या जो भी आपका देवता है जा करके बस 5 मिनट उनको देखना है, अपनी प्रॉब्लम्स को उनको बताना है और एक ही चीज बोलना है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको आप रखो और इसको खत्म करो और मेरे को बस एनर्जी दो भैया, अभी इस चीज से मैं निकल सकूं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी की बस कामना करो। ऐसे नहीं भगवान मेरे पास कर देना, मेरे को एम्स दिला देना, ये भीख मांगने वाला काम नहीं करना है, समझ आ रहा है? हाँ, भीख मांगने वाला काम नहीं करना है, दे दे भगवान दे दे, ये नहीं करना है यार, समझ आ रहा है? भगवान से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, समझ आ रहा है? और उनसे वो मांगो जो वो आपको दे सकते हैं। मेहनत करने की क्षमता, पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रेंथ, समझ आ रहा है? ये मांगो। हाईली फोकस्ड होने के लिए एक अच्छा दिमाग मांगो, वो मांगो, वो सब मिल जाएगा। मेहनत करने की क्षमता रहेगी तो आप एम्स भी निकाल सकते हो। तो ये होना चाहिए। ऐसे बाबा सुनो ना बाबा, मेरे को ना ये है, अच्छा बेटा 11,000 का पूजा लगेगा। ये सारी चीजें भी साइकोलॉजिकली सही होती है, मैं बताता हूँ। ये पूजा पाठ भी साइकोलॉजिकली सही होता है। इससे हमारे दिमाग में एक ऑरा बनता है कि हाँ ये सारा कुछ अब अच्छा होगा। ये बुरी चीज नहीं है बेटा, एक अच्छा होगा करके हमारे ब्रेन में एक ऑरा बनता है कि इसके बाद कुछ अच्छा होगा। और जब हम अच्छा होगा सोचते हैं तो अच्छा होता ही है, कभी बुरा नहीं होता है। इसीलिए ना पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमेशा अच्छा अच्छा बोला करो। आप लोग बोलते हो ना, लग रहा है मम्मी शायद इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो बाजू में दादी बैठी है, चुप रहे, अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, बोल अच्छा होगा सिलेक्शन। सुने हो गया आप लोग ऐसा, है ना? इसका सबसे बड़ा रीजन होता है पॉजिटिव एफर्मेशन। याद रखिएगा, पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन होता है बेटा किसी भी चीज के लिए। तो आप अपने आप को ना बेटा पॉजिटिव एफर्मेशन दिया करो, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन इस साल, विश्वास रखो खुद पे, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि सोते सोते विश्वास ही रखते रहोगे दिन और रात, हाँ विश्वास है मेरे को हो जाएगा, हाँ फिर एक आध सीरीज देखते हुए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट किया मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है। चलिए देन नेक्स्ट समझ आ गया बात ये। तो आबा बाबा नहीं करना है भैया, अपना दिमाग लगाओ। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ये जो भी रामायण या इसी से ही चालू हुआ था इतना बकवास, रामायण या भगवत गीता जो लिखे हैं एक्चुअल में दे आर मेमोरीज। तो उन्होंने ऐसा देखा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, आप देख सकते हो टी मेमोरी और बी मेमोरी सेल्स होते हैं। तो ये जो टी मेमोरी और बी मेमोरी सेल्स होते हैं दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इम्यून रिस्पॉन्स, बट ये क्या करते हैं बेटा, जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं उसकी मेमोरी को ये सहेज के रखता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पैथोजन को मारने के लिए क्या हुआ बेटा, प्लाज्मा बी सेल ने डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज बनाए, और कितनी बनानी है ये भी मालूम है कि भैया मान के चलो 10 लाख एंटीबॉडी बनानी है एक बार में, है ना। और कौन से एंटीबॉडी बनानी है, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 टाइप के होते हैं एंटीबॉडीज बता चुका हूं मैं आप लोगों को, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गमदे, याद आ रहा है? हाँ, तो ये 5 टाइप के होते हैं। तो कौन से टाइप के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ज्यादा होना है, ये सारा मेमोरी, ये मेमोरी बी सेल में स्टोर होते जाता है। देन नेक्स्ट, हेल्पर टी सेल कितना बनेगा, है ना, कौन से पैथोजन के लिए स्पेसिफिकली बनेगा, ये सारा स्टोरेज टी मेमोरी में होता है।
तो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, मेमोरी सेल क्रिएट करना। समझ आ रहा है? बूस्टर डोज मालूम है ना आपको? बूस्टर डोज एक्चुअल में मेमोरी सेल्स के ऊपर बेस्ड है। बूस्टर डोज देखो, ये सब मिला के बता रहा हूं मैं एक साथ, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले बार आपके बॉडी में वैक्सीन गया, ठीक है? तो वैक्सीन जब लेते हैं तो आपको मालूम है कि जो पैथोजन है उसकी एंट्री कराते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये सारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा भैया? एंटीबॉडीज बनेगा उसके खिलाफ, भले वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बट बनेगा ना, ठीक है? देन हेल्पर टी सेल बनेगा उस माइक्रोब को मारने के लिए, भले वो मरा हुआ है तो उसको भी फिर भी मारा जाएगा, बनता तो है। साथ ही साथ क्या बन जाता है? मेमोरी बी सेल और टी मेमोरी सेल, ठीक है? तो टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल बन गया। इन केस अब वो पैथोजन बॉडी में एंटर किया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, इनेट इम्यूनिटी को क्रॉस किया, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी तुरंत एक्ट नहीं करता, वो देखता है कौन है क्या है, पूरा पूछताछ करेगा, लिखा पढ़ी करेगा, उसके बाद एक्ट करना चालू करे, तब तक अपन बिस्तर पे आ चुके होते हैं, ठीक है? तो अब अगर पहली बार वो एंटर कर चुका है बॉडी में, तो क्या बन के रेडी है? मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल पूछताछ नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहचानता है उसको। अच्छा, ये तो पहले आ चुका है, तो जैसे ही इसको मालूम चलता है ये पहले आ चुका है बॉडी में, उस माइक्रोब के अगेंस्ट जो टी मेमोरी है, ये तुरंत बेटा बिना समय गंवाए टी हेल्पर प्रोड्यूस करता है, और बी मेमोरी सेल जो होता है वो तुरंत एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन चालू करता है, और वो माइक्रोब या पैथोजन को रोक लिया जाता है समय से पहले, इसीलिए हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो जो बूस्टर रेस्पॉन्स होता है वो मेमोरी रेस्पॉन्स होता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ठीक है? सेकेंड एनकाउंटर वाला जो काम है, फर्स्ट एनकाउंटर नेचुरल हो गया या आर्टिफिशियल हो गया। सेकेंडली अगर नेचुरली पैथोजन गया तो हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो एक्ट करके उसको खत्म कर देते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते। इसीलिए वैक्सीन के बाद हम बीमार नहीं पड़ते। समझ आया था? चलो, बाकी सब मैंने नोट्स में दिया है। एंटीबॉडी के बारे में लिख लो छोटा सा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है नोट्स में, फिर ना सब छाप लेना, ठीक है? बाद में आईजीजी, आईजीजी प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्लूइड, आईजीजी प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्लूइड, सब टाइप का बॉडी फ्लूइड। आईजीए प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेस, क्यों? आंसू हो गया, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, ये सब बॉडी से बाहर सिक्रेट होते हैं, तो बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। आईजीए प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेस, आईजीएम प्रोटेक्ट्स बॉडी ब्लड स्ट्रीम, आईजीएम प्रोटेक्ट्स बॉडी ब्लड स्ट्रीम। आईजीडी फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, आईजीडी फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट के ना सरफेस पे होता है बेटा, ठीक है? और आईजीई मीडिएट्स रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, आईजीई मीडिएट्स रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एलर्जी के कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है, हाइपर सेंसिटिविटी, रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी। आईजीई मीडिएट्स रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब अ टाइप ऑफ एलर्जी, लिख लेना ब्रैकेट में, अ टाइप ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी में कौन सा डब्ल्यूबीसी काम करता है? हैं? वो डब्ल्यूबीसी भी नहीं है बेटा, डब्ल्यूबीसी ईओसिनोफिल या एसिडोफिल, ठीक है? एलर्जी की कंडीशन में या हाइपर सेंसिटिविटी में ईओसिनोफिल और एसिडोफिल काम करता है, और एंटीबॉडी आईजीई, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देख लो। हैं? अरे
ठीक है। चलो बेटा इधर देखो, एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है, ये आता है एग्जाम में सीधा, ये जो स्ट्रक्चर है सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये चुराया गया है एनसीईआरटी से, ठीक है। वहीं से टापा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपको पढ़ना है। हाँ, बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा देता हूँ सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ऐसा खोपचा लगा हुआ, ऐसे हाथ जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बेटा, तो दो चेन है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये एक लंबी चेन है, और ये दिख रहा है छोटी सी चेन, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है। तो कितना लाइट कितना हैवी चेन हुआ? दो हैवी चेन दो लाइट चेन। तो H2L2 इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा रहता है। अब ये दोनों के दोनों चेन जो रहता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, लाइट और हैवी भी और दो हैवी भी, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें आईजीडी नहीं है ना, बट जो एनसीईआरटी में ध्यान रखना, आईजीडी इसलिए नहीं लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे ये जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? क्यों जुड़ा रहता है? ताकि एंटीबॉडीज बनवा सके बी लिम्फोसाइट से। क्यों? अगर कोई पैथोजन आके ऐसा जुड़ेगा तो ये सिग्नल पास करता है बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट बाकी एंटीबॉडीज बनाता है जो इम्यून रिस्पॉन्स कर सकेगा, ठीक है। तो बाकी सारे जो हैं वो बॉडी फ्लूइड में काम करते हैं, आईजीडी को छोड़ के, ये आईजीडी को छोड़ के, ठीक है। चलो देन उसके बाद देखेंगे बेटा ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये किससे बना हुआ रहता है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया था ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब तो हम देख चुके हैं, मोस्ट प्रिवलेंट है, ब्लड में होता है, आईजीजी मैंने बताया है, आईजीए जो रहता है वो मिल्क में होता है, क्लियर है ये। चलो तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, कौन सा, कभी कभी ऐसे आपसे डायग्राम ही पूछ देगा कि भैया ये क्या है, ये क्या है, या ये क्या है, ऐसा पूछ देगा, ठीक। चलो देन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसके बाद सब डिसीज में आएंगे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, अब अगर जाने अनजाने में मैंने वैक्सीनेशन के बारे में आपको बता ही दिया है पिछले क्लास से अभी तक के, ठीक है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिकली एक एक पार्ट से अपन नहीं बताते हैं, एक ओवरऑल अपने को टॉपिक को समझना रहता है। तो वैक्सीनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैक्सीन जैसी जाएगी तो वो मेमोरी पे बेस्ड होता है, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब मैंने जो बताया है भैया, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। कौन सी भाई मेमोरी? टी मेमोरी एंड बी मेमोरी सेल्स, क्लियर है। ये कैसे बनते हैं, कब बनते हैं? जब कोई एनकाउंटर होता है, कोई लड़ाई होती है, तो ये लोग सब क्या है, इसको याद रख लेते हैं, ठीक है। जब कोई नेक्स्ट पैथोजन आया अगर रियल वाला, तो तुरंत रेस्पॉन्स देगा। इससे पहले क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, इससे पहले क्या हो रहा था बेटा, कि अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसे ही कोई पैथोजन आया तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा। हेल्पर टी सेल जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, प्लाज्मा बी सेल को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज बनेंगे, है ना। और साथ में वो किसको एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स किसको देगा, टी किलर को। तो बेटा इसमें समय लगता है ना, ये सब केमिकल मैसेंजर के थ्रू जाता है, सब केमिकल मैसेज के थ्रू जाता है, लाइक लिम्फोकाइंस वगैरह होते हैं। लिम्फोकाइंस एक केमिकल इम्यून मैसेज होता है, ये इम्यून सिस्टम का एक मैसेज होता है जो इधर जाएगा इधर जाएगा। अब इसके हेल्पर टी सेल के बाजू बाजू में थोड़ा बैठे रहते हैं सब लोग, समझ आ रहा बात, ये तो इतना फैला हुआ है बॉडी, तो उसमें समय लगता है, समय लगता है सब बनाने में। एक बार मेमोरी सेल बन गया तो भैया हेल्पर टी सेल का काम ही खत्म हो गया ना, क्योंकि हेल्पर टी सेल जब मैसेज भेजेगा तो उसी समय ही अपने को, उसी ड्यूरेशन में ही हमको ज्यादा समय लगता है इम्यून सिस्टम को ऐड करने में, और उस समय तक हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हेल्पर टी सेल को बाईपास कर दिया जाए तो क्या होगा, पहचानने में समय नहीं जाएगा, तुरंत एक्शन होगा। तो इसीलिए मेमोरी सेल क्या होता है, तुरंत टी हेल्पर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये
तुरंत एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल का रोल यहां पर कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्या हो कि मैं इस हेल्पर सेल को खत्म कर दूं बॉडी से, क्या होगा? पूरी की पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही खत्म हो जाएगी, है ना। उसी को एड्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एचआईवी वायरस, ठीक है, क्योंकि एचआईवी वायरस जो रहता है वो हेल्पर टी सेल को ही खत्म करता है। हेल्पर टी सेल खत्म होगा तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ऐसा सिग्नल कौन देगा? समझ आ रहा है? तो पूरा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। क्लियर है बात? तो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सी इम्यून सिस्टम की? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है बात इतना? अच्छा, चलिए देन नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? हाँ, एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी? हाँ, एक प्रकार का जबरदस्ती का इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है, हाइपर रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे आप लोगों को कभी कभी धूल वूल से, आप लोगों को डस्ट से एलर्जी होता है, पूरा आप लोग बांध देते हो पूरा चेहरे को। ठीक है, मेरे को भी वैसे ही होता था पहले, बहुत पहले। तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम से जितने बार आप एनकाउंटर करवाते हो किसी भी चीज का, उतना ही वो हैबिचुअल हो जाता है कि जरूरत एक्चुअल है इम्यून रिस्पॉन्स की कि नहीं है, फिर वो हमारी बॉडी समझ जाती है। अगर हम उसको एनकाउंटर नहीं करेंगे, कभी कभी एक्सपोज होगा, तो बॉडी हाइपर रेस्पॉन्स करना चालू कर देता है। ठीक है, तो जैसे धूल डस्ट पार्टिकल अंदर गया तो छींक आना चालू हो जाता है, आंख से आंसू आना चालू हो जाता है, कई बार खांसना चालू हो जाता है ना, सर्दी हो जाती है। ये सब क्यों होता है? एलर्जी के कारण। तो मोस्ट रायपुर में ज्यादातर लोगों को जो सर्दी खांसी होता है ना बेटा, ड्यू टू एलर्जी। ये कोई वायरल फ्लू के कारण नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम वायरल फ्लू के कारण ऐसा है, जरूरी नहीं है। क्यों होता है? ठंड आते ही सर्दी जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, शुरू शुरू का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो बेटा एलर्जी के कारण होता है। कारण ज़्यादा ठंडा होता है तो डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ जाती है। एयर डेंस होने के कारण जो भी डस्ट पार्टिकल है वो नीचे रह जाते हैं। नीचे रहने के कारण जब भी आप बाहर घूमते फिरते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल एंटर करता है, तो उसके कारण एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है, दैट इज एलर्जी। तो ज़्यादातर लोगों को ना, जहाँ पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ पर सर्दी जो होता है वो एलर्जी के कारण होता है, ना कि वायरल के कारण। तो एक सिट्रिजिन भी खाने से काम बन जाता है, दुनिया भर की दवाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, वो चला भी जाता है कुछ समय में। होता है ना आप लोगों को? ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ठंड बढ़ा तो सर्दी हुआ सबको, जरूरी नहीं है कि वो वायरस के कारण है, ज़्यादातर एलर्जी के कारण होता है, डेंस एयर डेंस होने के कारण, डस्ट पार्टिकल के कारण। आप चले जाओ कश्मीर, 0 डिग्री में भी आपको सर्दी नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप अचानक से यहाँ से जब कश्मीर चले जाओ, ठीक है, मनाली चले जाओ, आप बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो आपको सर्दी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन कम है। समझ आ रहा है? वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम क्या जाओगे घूमने से, घर वाले लोग अगर आपको थोड़ा सा बहाना मारे, नहीं बेटा मत जाओ तुम लोग कश्मीर, थोड़ा सा सर्दी बढ़ता है, नाक बहना चालू हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, कई बार ऐसा घर वाले लोगों का एक्सक्यूज रहता है, तू नहीं सह पाओगे बेटा, तुम लोग नहीं सह पाओगे। उतना 0 डिग्री में कहाँ रहोगे? हाँ 9-10 डिग्री में तुम्हारी हालत खराब हो जा रही, छींक रहे हो, खांस रहे हो, देखो। ठीक है, तो एक ही चीज बोलना, आप ले चलो, कुछ नहीं होगा, बस ले चलो यहाँ से। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसका रीजन कुछ और है। क्लियर हो रहा है? तो चलो देखते हैं एलर्जी में क्या होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, जो कारण होते हैं उसको एलर्जेंट बोलते हैं। जो कारण होता है, जिसके कारण एलर्जी होती है, वो एलर्जेंस है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन, है ना, एनिमल डस्ट, फेदर, ड्रग लाइक पेनिसिलिन। बहुत सारी दवाइयों से भी एलर्जी होती है लोगों को, है ना। उनमें से एक मुख्य पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन से लोगों की जान भी चली जाती है।
कई बार पेनिसिलिन से जान भी चले जाती है। तो जैसे बॉडी में डाले पेनिसिलिन, पहले तो चेक करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, बॉडी में डाल दिए बिना चेक किए, तो ब्लड में पूरा का पूरा पेनिसिलिन को एज अ एलर्जेन या पैथोजन के रूप में रिएक्ट करेगी हमारी बॉडी, और पूरे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी चालू हो जाएगा। अब वो ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी वो वाला नहीं है जो सेंसोडाइन में दिखाता है, ऐसा वो वाला नहीं है भैया, वो सेंसिटिविटी है, समझ आ रहा है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो ध्यान रखेंगे, एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी रेस्पॉन्स जो होता है, रेस्पॉन्स इज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है बताया हूँ आप लोगों को, छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं इन्फ्लामेशन का क्या होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये ब्लड है ना, ये टिश्यू है, यहाँ पर कोई मान के चलो कोई भी एक टिश्यू के आसपास में कोई एक पैथोजन है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, वैसो डायलेशन, याद आ रहा है, अभी बताया था इन्फ्लेमेटरी बैरियर में वैसो डायलेशन होगा, तो बेटा WBC तो बाहर आएंगे ही आएंगे। जब ब्लड वेसल डायलेट होता है, ठीक है, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो भी ऊज आउट होता है, तभी तो स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग कैसे आती है इन्फ्लेमेशन में, स्वेलिंग इसीलिए आती है क्योंकि ब्लड वेसल जब डायलेट होता है तो उसके अंदर का जो प्लाज्मा का फ्लूइड है, वाटर, वो भी बाहर लीक होता है। क्यों, ब्लड वेसल डायलेट होने से ब्लड वेसल की थिकनेस कम हो जाती है, जिससे कि फ्लूइड लीकेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड लीकेज बढ़ेगा तो क्या होगा, मान के चलो पानी बाहर आ गया, इसके आसपास आ गया ना पानी बाहर बहुत सारा, साथ में WBC भी आ गया, वो एक अलग चीज है। तो पानी बहुत ज्यादा आ गया। अब आप लोगों को सर्दी में क्या होता है, नाक में सूजन जैसा लगता है, ऐसा लगता है नाक लाल हो गया है, थोड़ा सा ऐसे नीचे गिरते हो, पेन उठाए पता पड़ा कुछ और गिर रहा है, होता है ना सर्दी में। तो आप एकदम वाटरी नोज होता है कई लोगों में, वाटरी नोज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एलर्जी के कारण होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एलर्जी के कारण होता है, एलर्जी में जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है उसके कारण होता है। तो कई लोगों को ना रनिंग नोज, ठीक है, जैसे थोड़ा सा झुके, टप 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 नीचे है, होता है ना। तो कई बार दिमाग खराब हो जाता है, साला इतना पानी नाक में आया कहां से, पहला दिमाग में सवाल होता है सबका, इतना पानी आ कहां से रहा है, ये लीकेज हो कहां से रहा है, पानी कम पीना चालू कर देते हैं लोग, होता है ऐसा। मैं पी लेता हूं पानी, किसका किसका ऐसा हुआ, एकदम रनिंग नोज, एकदम पानी गिर रहा है ना, किसी से बात भी कर रहे हैं तो यहां तक आ गया ठीक है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे एकदम। कई बार ऐसा होता है ना, तो रुमाल पकड़ गया, ऐसा ऐसा, कई लोग बांध ही लिए, बांध लो, कुछ हुआ तो ऐसे दबा लो, एब्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब कितना अच्छा है सिस्टम, नहीं। कई बार कई लोगों को लगता है कि साला, ऐसा लगता है सर कॉटन डाल लें यहाँ पर और चेंज करते हैं बाजू, डिब्बे में कॉटन का बॉल बना के रखें, थोड़ा थोड़ा देर में ऐसा चेंज करते रहें, है ना, मुंह से सांस ले CPR दे रहे जाना मनो खुद को। तो ये जो वाटरी नोज होता है, इसमें इतना पानी आता कहां से, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में वैसोडाइलेशन होता है, फ्लूइड लीकेज होता है। तो बेटा नाक जो रहता है उसमें जब डस्ट पार्टिकल गया, कुछ पॉलन ग्रेन गया, कई लोगों को तो धूप से भी होता है, बहुत तेज रोशनी से भी छींक आती है, आपको होती है, ठीक है। तो लोग आंख के बदले नाक को ही छुपाते हैं, करते हो ना आप ऐसा, हाँ। तो उससे क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आप ऐसे धूप को देख लिया, आंख भी बंद करोगे नाक में रोशनी जाएगा, अगर मतलब नाक में भी रोशनी जा रहा है तो उससे भी एलर्जी हो रही होता है बहुत सारे, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दैट इज इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या है, इट इज अ एलर्जिक रेस्पॉन्स। एलर्जी का रेस्पॉन्स किसके द्वारा होगा, इन्फ्लामेशन के द्वारा। कहीं भी एलर्जी होगा या कोई भी कारण से एलर्जी हो रहा है या एलर्जी का रिएक्शन कहीं भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दाने पड़ जाते हैं कई लोगों को, जैसे मिट्टी तेल छू लिए, कई लोगों को दाने होगा, ठीक है, मम्मी फिर बोलती है बेटा मेरी बेटी को ना इससे एलर्जी है, बेचारी को दाने हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको दूर रखती हूँ। ये दाने क्यों हो रहे हैं, स्वेलिंग है भाई, वो दाना नहीं है,
इचिंग होती है, खुजली होती है, वो दाना नहीं है, वो स्वेलिंग है। क्या है वहां? फ्लूइड भर रहा है, फ्लूइड लीकेज हो रहा है। तो क्या है ये? इन्फ्लामेशन। तो एलर्जी एक्चुअल में क्या है? अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बट लोकलाइज्ड होता है ज्यादातर, कई बार जनरलाइज्ड भी होता है। तो जनरलाइज्ड जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है उसको एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। पूरे बॉडी में स्वेलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप वाले को बी वाला ब्लड चढ़ा दिए तो क्या होगा? ए में एंटीबॉडी बनेगा कि बी वाले में? ए के बॉडी में ना बेटा, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी। तो किसका एंटीबॉडी बनेगा? लेने वाले का। तो जो लिया है उसके बॉडी में पूरा एंटीबॉडी बनेगा। जैसे एंटीबॉडी बनेगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चालू हो जाता है। तो क्या होगा? पूरे बॉडी का वैसोडाइलेशन। आप समझ रहे? पूरे बॉडी के ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन। अब वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा? पानी तो बाहर निकालो पहले। तो पूरे स्किन वगैरह बॉडी के अंदर पूरा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में वाटर बाहर लीकेज होगा, जिससे क्या होगा? बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा, पूरे दाने वाने भरना चालू हो जाता है। समझ आ रहा है? स्किन में सूजन आना चालू हो जाता है। दूसरा, जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? अरे एकदम कम, हाइपोवोल्मिक शॉक में चले जाते हैं, हार्ट रेट एकदम बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बॉडी के टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में चक्कर आना चालू हो जाता है। मैनेज नहीं किया अगर, समझ आ रहा है, तो डेथ हो जाती है। फिर इसीलिए डेथ होती है गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से। समझ रहा है? पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू होगा। क्यों? एलर्जी, एक टाइप ऑफ एलर्जी है, बोल सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एलर्जी भी क्या है? एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। आगे सब इसको पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज लोअर्ड इम्यूनिटी एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। इसका मतलब क्या है? पहले, ठीक है, मेरे को डस्ट से बहुत एलर्जी था पहले, है ना। तो मैं भी क्या करता था? मैं भी ऐसे रुमाल रुमाल बांध के ही धूल वाले जगह पे जाता था। समझ आ रहा है? तो मेरे को भयंकर सर्दी हो जाती थी। फिर उसके बाद मेरे को आत्मज्ञान हुआ। ठीक है, तो मेरा दिमाग खराब, मैं बोला धीरे धीरे इसको कम किया जाए। फिर धीरे धीरे मैंने एक्सपोजर चालू किया, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होना चालू किया। उसके बाद अभी प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ आ रहा है? उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जब एक्सपोज होना चालू होते हो तो आपकी बॉडी उस चीज को समझ जाती है कि इसको हमको भगाने की जरूरत नहीं है, ये तो म्यूकस कैसे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलर्जी को हटाया जाता है। चलो, हो गया? क्लियर है बात? तो क्या क्या सिम्टम आते हैं भैया? अच्छा, केमिकल क्या क्या है इन्फ्लेमेशन का? हिस्टामिन, सीरोटोनिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल। व्हाट इज हिस्टामिन? वैसोडाइलेटर। सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो इसमें सबसे मुख्य केमिकल जो होता है वो हिस्टामिन होता है। इसीलिए हम लोग जो टेबलेट खाते हैं सिट्रिजिन, सिट्रिजिन इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। मतलब हिस्टामिन को मास्ट सेल से बनने से रोकेगा। हिस्टामिन रुकेगा तो वैसोडाइलेशन नहीं होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स नहीं होगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, दूसरा क्या क्या होता है? स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसमें एक सबसे खतरनाक वाला जो एलर्जी होता है वो अस्थमा है। अस्थमा मालूम है ना? ठीक है, कौन सा साउंड आता है? व्हीजिंग साउंड आता है, पूरा ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी एक एलर्जी है। कई लोगों को होती है ना, ठंड से एलर्जी होती है, किसी और चीज से, पंप लेके घूमते रहते हैं। देन ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं, मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गेन पे अटैक करता है ना? मालूम है ना आप लोगों को? ठीक है, चलो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन डिसीजेस, सब बहुत सारे हैं। और मैंने पढ़ाया, बताया था हैशीमोटोस डिसीज, याद आ रहा है? हैशीमोटोस डिसीज, बताओ कहां पढ़े हो? ऑटोथायरॉइडाइटिस, हैशीमोटोस डिसीज बेटा, हाइपोथायराइडिज्म में जो मेडिसिन लेते हैं उसका एक एलर्जी रेस्पॉन्स है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे थायराइड ग्लैंड की बैंड बजाता है। और ऑलरेडी गरीबी चल रही है, मतलब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कम रिलीज हो रहा है, गरीबी में और आटा गीला, और थायराइड ग्लैंड को मार रहा है हमारा एंटीबॉडी। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। चलो, इतना तो हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे,
लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जिसने पाला पोसा, ठीक है। और सेकेंडरी क्या होता है? जहां वो काम करेगा, जहां वो काम करेगा। जैसे होता है ना कि इंडिया ने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को पाला पोसा, काम कहाँ कर रहे हैं लोग? फॉरेन में। समझ आ रहा है? तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन देखेंगे क्या है? द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव। इस काबिल हो सके कि कुछ काम कर पाए, और जब काबिल हो गए तो कहीं और काम कर रहे हैं। कितना गलत है ये, हैं? यहाँ आईटी वाईटी में पढ़े और वहां पर जाके काम कर रहे हैं गूगल में, सुंदर पिचई। खैर, सबको कहीं भी काम करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज जहां मिलेगी वहां जाना चाहिए इंसान को। आप लोगों को भी अगर जैसे आप लोग एम्स वगैरह निकाल लिए, तो एम्स वालों को फॉरेन में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इंडियन एम्स से जो करते हैं वो फॉरेन वालों, स्पेशली दिल्ली एम्स वाले लोगों को जो है फॉरेन में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, डॉक्टर्स को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। ठीक है, तो आप जाना चाहोगे? नहीं सर, नहीं। कहाँ नहीं जाना चाहोगे, विदेश या एम्स? एम्स तो जाना है ना। एम्स रायपुर तो निकल जाएगा, मतलब नागपुर भी उसके बाद ही आता है शायद, रायपुर पहले आता है। बिहार बिहार नागपुर से अच्छा है रायपुर, बहुत अच्छा सेटअप है रायपुर। चलिए, हाँ, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया बेटा। बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। आईएमपी कर लेंगे इसको, ठीक है, मतलब जब नोट्स दूंगा तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन, अब बोन तो पता ही है, सब बता चुका हूं मैं कैसे होता है, थाइमस का भी पहले बता चुका हूं, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होगा? आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां वो काम करेगा। क्या काम करेगा? एंटीजन सेंसिटिव बना दिए, अब एंटीजन से रिएक्ट करने का काम करेगा, मतलब उनको पकड़ेगा, मारेगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा, वो सारी जगह। आफ्टर मैचुरेशन lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ where lymphocyte interact with the antigen proliferate to become effector cell like spleen, lymph node। एक मिनट रुक जाओ, टॉन्सिल है वो, ठीक है, कॉन्सिल नहीं है। टॉन्सिल पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल में होता है पूरा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बैक का नहीं है ना ऑप्शन, पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। समझ आया? तो ध्यान रखेंगे, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आपको पेयर स्पेचेस मिलेगा। पेयर स्पेचेस कहाँ मिलते हैं? देखो, 4 लेयर होता है, सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो जो सबम्यूकोसा होता है उसी में ही आपको पेयर स्पेचेस मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल वगैरह का सप्लाई वहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेयर स्पेचेस सबम्यूकोसा ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, क्लियर है इतना? तो पेयर स्पेचेस क्या है बेटा? एक प्रकार का टॉन्सिल है। टॉन्सिल क्या होता है बेटा? टॉन्सिल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये एक टिश्यू है, लिम्फॉइड सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को, लिम्फॉइड सिस्टम तो बताया ना। तो जैसे ब्लड है, जब भी ब्लड यार देखो बेटा, जैसे ब्लड में मान के चलो कोई माइक्रोब आ गया, ध्यान से समझना, लिम्फेटिक सिस्टम को अपन इम्यून सिस्टम के हिसाब से देखेंगे। मान के चलो कि इसमें माइक्रोब आ गया, ठीक है, ये माइक्रोब है, ये माइक्रोब है। अब ये माइक्रोब जो है बेटा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन को क्या करना चाहेगा? अफेक्ट करना चाहेगा, उस पर ग्रो करना चाहेगा, उसको खाना चाहेगा। तो अब ये क्या होगा बेटा? बाहर निकलेगा, ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा।
बाहर निकलेगा तो कहाँ पर आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड में आएगा। अब टिश्यू फ्लूइड से वो टिश्यू में जाएगा, ऐसे ही होगा। लेकिन आपको मालूम है कि यहां से एक अलग से एक सिस्टम होता है ना, जो कि एक ड्रेनेज सिस्टम है, याद आ रहा है। ये जो टिश्यू फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये इस ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा, इसको ही हम लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है उसी को लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल है, जगह जगह पर ऐसा एक नोड्यूल बना हुआ रहता है, जगह जगह ऐसा एक नोड्यूल बना रहता है, समझ आ रहा है। तो इस नोड्यूल में क्या रहते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इम्यून सेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर ये जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पैथोजन है, जैसे ही यहाँ पर आता है तो ये एक प्रकार का बैरियर होता है यहाँ पर, ऐसे पुलिस का चौकी होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर पुलिस चौकी बनाएगी। मतलब ये पुलिस चौकी जगह जगह पर होती है। शहर में एंट्री करना है या एग्जिट करना है तो आपने देखा ना, ऐसे बैरियर लगा रहता है, पुलिस की चौकी होती है, तो वहां पर चेकिंग होती है। तो वैसे ही ये पुलिस चौकी जैसा है बेटा, यहाँ बैरियर, बैरियर मतलब जो हमारा इम्यून सेल्स है उसका बैरियर होता है। तो अगर कोई पैथोजन यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या अवेलेबल है, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो है वो बना कहाँ, मैच्योर कहाँ हुआ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो थाइमस में पला बढ़ा, पला बढ़ा, समझ आ रहा है। लेकिन वो काम कहाँ करेगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, ये तो है, इसको आप टॉन्सिल बोल लो या तो आप लिम्फेटिक लिम्फ नोड बोल दो या उसको पेयर्स पैचेस बोल दो, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो टॉन्सिल है या लिम्फ नोड है वो एक प्रकार से पुलिस चौकी जैसा काम करता है। तो यहाँ पर जो WBC से लाइक लिम्फोसाइट्स, ये एंटीजन सेंसिटिव होकर के यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही देखता है ये एंटीजन फॉरेन है, ये तुरंत मल्टीप्लिकेट करना चालू कर देता है, ठीक है। तो जो टी लिम्फोसाइट है ये मल्टीप्लिकेट करना चालू करेगा और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है और इसको यहाँ पर रोक दिया जाता है। अब रोकेंगे तो झगड़ा लड़ाई होगा, झगड़ा लड़ाई होगा और भी ज्यादा आएगा। अब झगड़ा लड़ाई होगा, टी लिम्फोसाइट उसको मार रहा है, बी लिम्फोसाइट उसको पकड़ रहा है। अब उसको पूरा का पूरा एनगल्फ करके वहां से साफ भी तो करना है। तो साफ करने के लिए कौन होते हैं, खा के पूरा साफ कौन करेगा माइक्रोब को, कौन से WBCs होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मतलब मैक्रोफेज सेल्स या फैगोसाइटिक सेल। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल या फिर न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट को ही फैगोसाइटिक सेल नहीं बोलते हैं, और भी टिश्यू मैक्रोफेज होते हैं जो कि एनगल्फ करते हैं, अलग अलग टिश्यू में होते हैं। मतलब ये दो मेजर है ब्लड का। अब अगर क्या करना है बेटा, यहां पर जो ब्लड वेसल है, लिम्फोइड ऑर्गन है ये, दैट इज टॉन्सिल है, मान के चलो हमारा टॉन्सिल है। आप लोगों को टॉन्सिल होता है, कॉन्सेप्ट को समझना, टॉन्सिल होता है, नहीं हुआ है किसी को टॉन्सिल आज तक नहीं हुआ है क्या, किसको नहीं हुआ है, नहीं हुआ है आपको, कभी नहीं हुआ है, कभी बीमार नहीं पड़ते हो गए, सर्दी वर्दी खांसी कभी नहीं हुआ है। तो टॉन्सिल यहाँ स्वेलिंग हो जाती है बेटा अंदर, जैसे बाहर दिखता नहीं है ना बेटा, ऐसा ऐसा नहीं है, बाहर दिखता है मत सोचना, अंदर रहता है, गला में गटकते नहीं बनता, गला अजीब सा कांटा कांटा सा लगता है, हुआ है। तो ये कांटा कांटा क्या है, कांटा नहीं है, जो लिम्फ नोड है वो स्वेलिंग हो जाती है। क्यों लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि माइक्रोब को ट्रैप किया जा रहा है वहां पर। अब माइक्रोब को ट्रैप करेंगे, उसको मारेंगे, तो उसको वहां से खाया जाना चाहिए, मतलब उसको साफ भी करना है। साफ करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जो ब्लड वेसल इसके आसपास से जो गुजर रही है ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ये जो ब्लड वेसल है यहाँ से बेटा WBC भी तो बाहर निकलेंगे, क्या न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यहीं से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे यहाँ जाएंगे और उसको खाएंगे, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ये जो WBC का मूवमेंट यहां बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, WBC कब बाहर निकलते हैं, ब्लड वेसल से WBC कब बाहर निकलेंगे, वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन होगा तो इस आसपास के एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, इसीलिए टॉन्सिल स्वेल हो जाता है, समझ आ रहा है। अब आप खाओगे आइसक्रीम, खाओगे आइसक्रीम,
टॉन्सिल में आपको फिर डॉक्टर बोलता है देखो बेटा खट्टा नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, गर्म पानी पीना। छी, कौन पिएगा? तो आप लोग क्या करते हो? डॉक्टर लोग जबरदस्ती का परहेज बताते हैं। अब भाई ये खट्टा से क्या लेना देना, ठंडा से क्या लेना देना? तुम दवाई दो, खत्म करो बात। तुम्हारे पास क्यों आए परहेज सुनने? भैया दवाई दो, ठीक करो हमको। अब अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो उससे क्या होगा? कोल्ड क्लाइमेट होगा गले में, तो वैसो डायलेशन नहीं होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट कम होगा, तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? अब आप गर्म चीज लेते हो तो क्या होगा? वैसो डायलेशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ पर इन्फेक्शन को जल्दी से साफ किया जाएगा, तो स्वेलिंग धीरे से कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए गार्गल बोलते हैं ना नमक पानी से। उससे क्या होता है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जब नमक पानी से आप गार्गल करते हो उससे क्या होता है? अरे बेटा नमक पानी है यहाँ पर, ठीक है, तो स्वेलिंग है, स्वेलिंग है मतलब क्या है? वहाँ पानी है ना, पानी भरा है ना। अब वो देरी से जाएगा। अगर आप गार्गल करोगे तो जो गले में नमक पानी है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ है? यहाँ है या गले का पानी में है? गले पानी में है, तो सॉल्वेंट यहाँ से नमक पानी में आएगा, और नमक का मूवमेंट थोड़ा भी अगर होता है अंदर तो माइक्रोब को और किल करेगा नमक, तो ऐसे धीरे से स्वेलिंग भी कम होती है और इन्फेक्शन भी खत्म होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो इसीलिए खट्टा वट्टा भी मना करते हैं, क्योंकि खट्टा खाने से क्या होता है? कब खाते हैं खट्टा? जब टॉन्सिल होता है तब खाते हैं। हाँ, नहीं तब नहीं खाना चाहिए, ठीक है, दूसरे टाइम खाना चाहिए। ठीक है। अरे मतलब आजकल बच्चे लोग कितने समझदार हैं, मतलब भयंकर जल्दी समझते हैं ना। ठीक है, तो अगर आप खट्टा खा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है बेटा? उससे माइक्रोब का ग्रोथ और बढ़ता है, इसीलिए मना किया जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। इसलिए थोड़ा सा गर्म चीजें खाना चाहिए, गरम गरम समोसा निकल जाओ, ठीक है, जितना गर्म होगा उतना अच्छा रहेगा वहां पर। है? हाँ चलो, तो हाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ गए। स्प्लीन, ये भी क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा? झगड़ा लड़ाई होगा। क्या होगा? झगड़ा लड़ाई होगा। किसके बीच में? एंटीजन और एंटीबॉडी या हमारा इम्यून सेल्स के बीच में। खाना पीना होगा वहां पर, पार्टी चलेगी। क्या चलेगी? क्या बोलते हैं? पारी। पारी चलेगी। किसकी पारी चलेगी? मैक्रोफेज की। ठीक है, क्या खाएंगे? पैथोजन। ठीक है। पार्टी कहाँ होगी? प्राइमरी या सेकेंडरी? आप जहाँ पैदा होते हो उसी घर में पार्टी करते हो कि बाहर जाके करते हो? बाहर जाके करते हो, इसीलिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पार्टी चलेगी। ठीक है, तो पार्टी का जो मेन्यू कहाँ कहाँ पर है? स्प्लेन, लिम्फ नोड, म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू। ठीक है, दैट इज माल्ट। ए भाई, हाँ ठीक है। तो स्प्लीन के बारे में आपको अभी इससे पहले दो चीज पता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड स्टोरेज ऑफ आरबीसी। तीसरा चीज यहाँ देख लो, यहाँ पर भी झगड़ा लड़ाई होता है, यहाँ भी पौड़ी चलती है। ठीक है। तो और ये बहुत अच्छा पार्टी का मेनू है ये। ठीक है, इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ आया? तो स्प्लीन का 3 काम हो गया। समझ आया? स्प्लीन का 3 काम हो गया, ग्रेवयार्ड भी है, आरबीसी स्टोर भी करता है, और जो भी ब्लड में माइक्रोब्स होते हैं उसको भी ये खत्म करता है। ठीक है, चलो। देन लिम्फ नोड के बारे में बताया अभी मैंने आपको, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है। देन म्यूकोसल एसोसिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड क्या होता है? जितने भी म्यूकोसा है हमारी बॉडी में उससे एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, एक प्रकार का उसमें भी टॉन्सिल पाया जाता है।
ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है भाई, जहाँ जहाँ भी म्यूकोसा म्यूकोसा पाया जाएगा, चाहे आप एलिमेंट्री कैनाल ले लो, चाहे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ले लो, ठीक है, समझ आया, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये सब जगह म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, अपन देख चुके हैं। तो म्यूकोसा तो बेटा इनेट रिस्पॉन्स है एक प्रकार से, लेकिन उसका एक सेकेंडरी इनेट रिस्पॉन्स क्या होता है कि भैया हमारे पास क्या है, टॉन्सिल है, उसके अंदर भी एक प्रकार का टॉन्सिल होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स देता है। अगर म्यूकोसा से अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो मरेगा वो। कौन? पैथोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय माल्ट, MALT, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब दिख रहा है क्या? चलिए देन नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा इसमें, देखो थोड़ा सा समय अच्छा नहीं बचा है। अभी जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो एक्चुअल में ये पढ़ेंगे, और इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको अलग से बाद में बताता हूँ। इसको पहले इम्यून सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको तो एक साथ बताएंगे, ठीक।